सो आज अपन स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या कहता है इसको अपन समझेंगे। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन काम आता है शॉर्ट पीरियड के लिए। शॉर्ट पीरियड में यदि आपको समझना है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन कैसा है तो अपन पढ़ते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्या कहता है ये लॉ कहता है कि दो टाइप के फैक्टर होते हैं हमारे पास, एक वेरिएबल फैक्टर, दूसरा फिक्स फैक्टर। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अपन फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। ये बातें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको आराम से देख लो, तो ही ये जो लेक्चर है समझ में आएगा। सो फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे फिक्स फैक्टर चेंज नहीं होता है। शॉर्ट पीरियड में तो आप क्या चेंज कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज कर सकते हो। तो वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके, वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा के आप प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, अपना आउटपुट कैसे बढ़ा सकते हो, वो चीजें अपन इस पे डिस्कस करेंगे। यानी कि हम लोग टोटली ये डिस्कस करने वाले हैं कि यदि मुझे आउटपुट बढ़ाना है तो किस प्रकार से वेरिएबल फैक्टर के चेंज होने से मेरा टोटल आउटपुट में चेंज आएगा। यानी कि मैं वेरिएबल फैक्टर जैसे जैसे ऐड करते जाऊंगा फिर मेरे उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड में। तो ये चीज जो है हमें इस लॉ में पढ़नी है। एक बार पहले इसको रीड कर लेते हैं जितना अभी अपन ने बोला है। तो रीड करते हैं इसको। लिखा है इट एक्सप्लेन्स the relationship between input and output in short period. According to this law, output can be changed by changing some factor, और ये some factor कौन है, वेरिएबल फैक्टर, while other factors are constant। ये क्या बोल रहा है, इस लॉ के अनुसार आप अपना आउटपुट जो है वो चेंज कर सकते हैं, अपना आउटपुट चेंज कर सकते हैं वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके। अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, यहाँ अदर फैक्टर्स कौन है, यहाँ अदर फैक्टर्स फिक्स फैक्टर की बात कर रहा है। तो लिख देना यहाँ पे अदर फैक्टर्स मतलब यहाँ फिक्स फैक्टर की बात कर रहा है, ये चीज को लिख देना। ये लॉ किसने बनाया था, ये लॉ डेवलप किया था एल्फ्रेड मार्शल ने। एक मार्क का क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है, तो एक बार उसको अच्छी तरह से रीड कर लेना। नाउ मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है ये सारे कॉन्सेप्ट, यानी टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था सेकेंड लेक्चर में। फिर भी मैं एक बार यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि इसका भी काम पड़ने वाला है। टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जितना टोटल आउटपुट आपने प्रोड्यूस किया है गिवन पीरियड ऑफ टाइम में उसी को अपन बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। तो इट रिफर्स टू टोटल आउटपुट ऑफ द फर्म ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन हमने पढ़ा था एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, अब इसको गौर से समझ लो। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब होता है कि टोटल प्रोडक्ट जितना बना डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, दैट इज एन। एन क्या है यहाँ पे, एन यानी कि वेरिएबल इनपुट आपने कितना इस्तेमाल किया। सर इसका क्या मतलब, देखो इसका मतलब ये है, मान लेते हैं टोटल प्रोडक्ट बनाए 100 प्रोडक्ट और मैं बोल रहा हूं 10 लेबर मिलके ये बनाए हैं। कितने लेबर मिलके, 10 लेबर मिलके ये बनाए हैं। तो आपको ये बताना है कि एक लेबर ने कितना बनाया है। तो आप बोलोगे 100 डिवाइड बाय 10, दैट इज 10 प्रोडक्ट पर लेबर बनाया है, 10 प्रोडक्ट पर लेबर। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, एवरेज प्रोडक्ट बोलते हैं। जहां पे हमें न्यूमरेटर में क्या लेना है, टोटल क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हुई है वो लेना है, और डिनोमिनेटर में क्या लेना है, कोई भी एक वेरिएबल फैक्टर लेना है। यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर हमने लिया है लेबर को। आओ इसी को रीड करते, जैसे जैसे मैं नोट्स बनाता हूँ वैसे वैसे आप लोग भी नोट्स बना दिया करो, तो ये आपके काम आएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हमको इसको रीड करना है। एवरेज प्रोडक्ट इज द टोटल आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। Thus, average product is total product divided by the number of units in the variable factor. AP equal to Q divided by L। यहाँ Q total product है, L जो है वो quantity of labor है। मान लेते हैं टोटल प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस 120 और कितने लेबर ने मिलके बनाया इसको, तो 20 लेबर ने बनाया। तो बताओ एक लेबर ने ऑन एन एवरेज कितना प्रोडक्ट बनाया है, तो आप बोलोगे सर 6 प्रोडक्ट बनाए ऑन एन एवरेज पर लेबर। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, एवरेज प्रोडक्ट बोलते हैं। करेक्ट है, फॉर्मूला सिंपल है, क्वांटिटी यानी टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ लेबर या क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। क्योंकि हमारा एग्जांपल वेरिएबल फैक्टर हमने लिया है लेबर को, तो हमने क्या लिख दिया है, लेबर लिख दिया है। तो ये हुआ टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट क्या आता है, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है अपने लास्ट लेक्चर में। फिर भी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट
क्या होता है। जो जो मैं लिखता हूँ वो आपको भी लिख लेना चाहिए, ये काम आएगा आपको बहुत ज्यादा। सो मार्जिनल प्रोडक्ट मान लेते हैं, टोटल प्रोडक्ट 10 लेबर ने मिलकर बनाया 100 प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट 11 लेबर ने मिलकर बनाया 120 प्रोडक्ट। मेरे को जानना है कि 11वें लेबर ने कितना बनाया है। तो आप क्या करोगे, सर 10 लोग मिलके कितना बनाए 100, 11 लोग मिलके कितना बनाए 120, तो 120 माइनस 100 इस प्रकार से करोगे तो आ गया 20। इसका मतलब साफ साफ है कि 11वें लेबर ने जो है 20 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बनाए। सो 11वें लेबर ने मिलके कितना बनाया है 20 प्रोडक्ट्स बनाया है, ये तो मुझे पता चल गया है इसको पढ़ने के बाद। लेकिन अब मैं आपसे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लेते हैं टोटल प्रोडक्ट 10 लेबर ने मिलके बनाया है 100 और टोटल प्रोडक्ट 15 लेबर ने मिलके बनाया है 140। अब मैं बोलूंगा कि बेटा MP12 निकालो, तो निकाल पाओगे। आप बोलोगे सर MP12 इक्वल टू TP12 माइनस TP11, और आप बोलोगे सर फंस गए, क्यों? क्योंकि ना TP12 दिया है ना TP11 दिया है, यहाँ तो 15 और 10 डायरेक्ट दिया है। अब क्या करें? तो जब गैप लेबर के बीच एक से ज्यादा दिया हो, जब वेरिएबल फैक्टर में एक से ज्यादा का गैप हो, यहाँ पे कितने का गैप है 10 लेबर 15 लेबर, डेट इज 5 लेबर का गैप है। व्हेन gap in variable factor is more than 1, then MP equal to change in TP divided by change in labor। change in TP कितना हुआ है 140 माइनस 100, ये हुआ है ना 140 माइनस 100, और change in labor कितना हुआ है 15 माइनस 10, ये कितना है 40 डिवाइड बाय 5, डेट इज 8। तो ये क्या है MP आ गया हमारा 8। पर सर ये MP किसका है, 11वें लेबर 12वें लेबर कौन से लेबर का है? तो मैं बता दूं MP11 भी 8 होगा, MP12 भी 8 होगा, MP13 भी 8 होगा, MP14 भी 8 होगा और MP15 भी 8 होगा। यानी इन पांचों लेबर ने मिलकर 8 प्रोडक्ट बनाए हैं। दैट्स वाई देखो टोटल प्रोडक्ट 10 लेबर का कितना था 100, और फिर 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 ये कितना हुआ 40। तो टोटल प्रोडक्ट 15 लेबर ने मिलकर कितना बनाया 140। ये क्रॉस चेक हो गया ना। तो इसको आराम से आप लोग लिख भी दो। क्या लिखेंगे सर? ऐसा लिखना, पहले तो ये सब जो मैं लिखा हूं वो तो पॉज करके आपको लिखना ही है। आप ऐसे लिखना, जब वेरिएबल फैक्टर में गैप कितने का हो इक्वल टू 1 हो, तो MPN इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1 हो जाता है। और जब वेरिएबल फैक्टर में गैप मोर देन 1 का हो, तो MPN इक्वल टू चेंज इन TP डिवाइडेड बाय चेंज इन वेरिएबल फैक्टर या चेंज इन L, जो लिखना है आप लिख सकते हैं। ऐसा वेरिएबल फैक्टर भी लिख सकते हैं और लेबर भी आप लिख सकते हैं। तो आपने सीख लिया है मार्जिनल प्रोडक्ट कुछ ज्यादा ही डिटेल में। मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास में भी आपको मार्जिनल प्रोडक्ट बताया था, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको और ज्यादा डिटेल में बता दिया, क्योंकि अभी जो लॉ पढ़ने वाले हैं अपन, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसमें बहुत ज्यादा ये काम आएगा। आओ चलो मार्जिनल प्रोडक्ट को अच्छे से रीड कर देते हैं। इट इज एन एडिशनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द फर्म और द प्रोड्यूसर बाय द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर और 1 मोर यूनिट ऑफ लेबर, यानी एक एक्स्ट्रा लेबर को लगाने से कितना एक्स्ट्रा टोटल प्रोडक्ट हम बना पाते हैं, इसी को हम मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, एक एडिशनल लेबर को एम्प्लॉय करके, एक एडिशनल लेबर को हम लगा के, डेट इज एक वेरिएबल फैक्टर को ऐड करके हम टोटल प्रोडक्ट एक्स्ट्रा कितना बना देते हैं, वही क्या होता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। चेंज इन टोटल प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो अब हो गई बहुत ज्यादा डिस्कशन। नाउ हम एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट सब सीख चुके हैं। अब क्या करेंगे? अब हम एक्चुअल में पढ़ने जा रहे हैं लॉ को। कौन से लॉ को? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो अपन ने ये स्टार्ट किया था। अब एक्चुअल में अपन इसको पढ़ेंगे। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक ये पढ़ा है कि शॉर्ट पीरियड में जब मैं वेरिएबल फैक्टर को धीरे धीरे इंक्रीज करते जाता हूं, तो उसका इफेक्ट मेरे टोटल आउटपुट में क्या आएगा, यानी आउटपुट ही मुझे चेंज करना है। वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके फिक्स फैक्टर तो कांस्टेंट रहेगा, तो किस प्रकार से हो सकता है, ये चीज अपन अब पढ़ने वाले हैं। अब मैं जैसे जैसे बोलते जाऊंगा वैसा वैसा आप लोग देखते रहना। ये एक लेबर है, एक लेबर ने मिलके कितना प्रोडक्ट बनाया है? टोटल 10 प्रोडक्ट बनाए हैं।
अभी एवरेज प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट जाने देते, अभी उसको रीड नहीं कर रहे, वो बड़ा सिंपल है। फिर देखो 2 लेबर हो गए, एक से बड़े भले 2, तो यहाँ पे अब टोटल प्रोडक्ट कितना बन गया, 22 बन गए। जब सिंगल इंसान तब 10 बने थे, 2 आ गए हैं तो कितना बना है, 22 बना है। कितना एक्स्ट्रा बना है, तो 12 एक्स्ट्रा बन गए। फिर थर्ड लेबर आया, अब तीनों लेबर ने मिलके टोटल प्रोडक्ट कितना बना है, तो 36 बना है। अब बताओ कितना एक्स्ट्रा बना है, 36 माइनस 22, तो बोलो कि सर 14 और एक्स्ट्रा बन गया है। फिर चौथा लेबर आया, फिर चौथा लेबर ने भी काम किया, चारों लेबर अब मिलके काम किया और कितना प्रोडक्ट बनाए हैं, 48। मैं बोला अभी चेंज कितना आया है, कितना एक्स्ट्रा बना है, तो 48 माइनस 36 डेट इज 12 बना है। ये आपने बोला, यही माइनर प्रोडक्ट भी होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी तो यही है ना, तो माइनर प्रोडक्ट भी यही होता है। देखो लिखा हुआ है 10, 12, 14, 12, ठीक है, सही है। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जब पहला लेबर था उसने 10 टोटल प्रोडक्ट बनाए थे, जब 2 लेबर आए तो टोटल 22 प्रोडक्ट बना, यानी एक्स्ट्रा कितने प्रोडक्ट बना, 12 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बना। फिर क्या हुआ, फिर तीसरा लेबर आया और तीनों ने मिलके 36 प्रोडक्ट बनाए, एक्स्ट्रा कितना बना, तो 14 एक्स्ट्रा बना। आप देख रहे आप एक बात नोटिस कर रहे हैं कि जैसे जैसे एक एक लेबर बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। हाँ सर, टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीज हो ही रहा है, पहले 10 था, फिर 22 था, फिर 36 हो गया। लेकिन एक बात और है, हर बार टोटल प्रोडक्ट पिछली बार से ज्यादा बढ़ा है। कैसे, देखो जब 0 था तो टोटल प्रोडक्ट भी 0 ही था, 0 लेवल पे 0 टोटल प्रोडक्ट। फिर पहला लेबर आया तो कितने टोटल प्रोडक्ट बने, 10 बने, तो यहाँ गैप कितने का है, 10 का। तो पहले लेबर ने मिलके 10 बनाए, 2 लेबर ने मिलके 22 बनाए, डेट इज टोटल प्रोडक्ट कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया, तो 12 ज्यादा हो गया। फिर 3 लेबर ने मिलके 36 बनाए, तो कितना ज्यादा बनाए, तो 14 ज्यादा बनाए। तो टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीज हो ही रहा है, लेकिन हर बार पिछली बार से ज्यादा हो रहा है। यही हमारा स्टेज 1 लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का स्टेज 1 यही है। क्या है कि जैसे जैसे मैं वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करते जाऊंगा वैसे वैसे मेरा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होते जाएगा, वो भी हर बार पिछली बार से ज्यादा। सर हर बार पिछली बार से ज्यादा, इसका कुछ नाम भी है क्या, हाँ है ना, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। क्या बोला मैंने, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कौन से रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। इंक्रीजिंग रेट मतलब हर बार पिछली बार से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ये 10 इंक्रीज हुआ, ये 12 इंक्रीज हुआ, ये 14 इंक्रीज हुआ स्टेज 1 में ना। हाँ तो स्टेज 1 यहाँ पे खत्म हुई क्या सर, हाँ स्टेज 1 खत्म हुई, अब स्टेज 2 आएगी। तो आओ स्टेज 2 भी एक बार अपन पढ़ लेते हैं। सो चौथे लेबर से स्टेज 2 स्टार्ट होगी। आओ देखते हैं, 4 लेबर ने मिलकर टोटल कितना बना है, 48। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, हाँ कितने से हुआ, तो 12 से। अरे पहले कितने से हुआ था, 14 से, अब कितने से हुआ है, 12 से हुआ। सर स्पीड कम हो गई, टोटल प्रोडक्ट बढ़ा तो है लेकिन हर बार पिछली बार से ज्यादा बढ़ता था, लेकिन इस बार हर बार पिछली बार से ज्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन पिछली बार से कम बढ़ा है। बढ़ा तो है, 36 से 48 हुआ है तो बढ़ा है, लेकिन स्पीड कम हो गई सर, 14 से बढ़ रहा था अब 12 से बढ़ रहा है। फिर आओ पांचवा लेबर, 5 लेबर मिलके टोटल कितना बना है, 55। अब क्या टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, 48 से 55 हुआ, तो हाँ इंक्रीज तो हुआ है, 48 से 55 मतलब इंक्रीज है, वेल एंड गुड। लेकिन कितना इंक्रीज हुआ, तो आप बोलोगे 55 माइनस 48। सर इस बार तो सिर्फ 7 से इंक्रीज हुआ है, ओनली 7। ये तो स्पीड कम होते जा रही है। और आगे बढ़ते हैं, 6 लेबर ने मिलकर टोटल कितना बनाया है, टोटल 60 बनाया है। क्या टोटल प्रोडक्ट बढ़ा है, 55 से 60 हुआ है, हाँ बढ़ा तो है। कितनी स्पीड से, कितना एक्स्ट्रा हुआ, सिर्फ 5 ही लेबर एक्स्ट्रा आए हैं, सिर्फ 5 ही टोटल प्रोडक्ट एक्स्ट्रा है, यानी हर बार पिछली बार से कम बढ़ रहा है। अब तो स्पीड उल्टा कम होते जा रही है, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज जरूर हो रहा है लेकिन यहाँ पे स्पीड गिर गई है सर। आगे बढ़ते हैं और कमाल होगा, 7वां लेबर आया, टोटल 7 लेबर ने मिलके कितना बनाया, 60। अरे सर 6 लेबर मिलके भी तो 60 बनाए थे, 7वें लेबर को कोई फायदा हुआ क्या, अभी भी तो 60 ही बना है, कोई फायदा नहीं हुआ बेटा। टोटल प्रोडक्ट में चेंज कितना है, 0। तो क्या हो रहा है अब ये स्टेज 2 था। स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 2 में जैसे जैसे मैं वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे मेरा टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीज होता जाएगा, बट इस बार इंक्रीजिंग रेट से नहीं, इस बार डिमिनिशिंग रेट से। पहले 12 बढ़ा, फिर 7, फिर 5 और फिर तो 0 ही हो गया, हद हो गई। यानी टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है सर, लेकिन स्पीड कम हो गई है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, ऐसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन,
डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। ये है हमारी क्या, लेवल 2 स्टेज 2। फिर आते हैं अपन स्टेज नंबर 3 में। स्टेज नंबर 3 में आ जाओ, क्या हुआ है आगे देखो। अब आया है 8वां लेबर। अब बताओ 8वें लेबर ने मिलके टोटल कितना बनाया, 56। 7 मिलके 60 बनाए थे और 8 मिलके 56। यहां तो प्रोडक्ट उल्टा कम हो गया, तो यहां पे माइनर प्रोडक्ट क्या होगा देखेंगे अपन। मार्जिनल प्रोडक्ट होगा 56 माइनस 60 इक्वल टू -4। यहां पे क्या हो गया, -4 का चेंज आ गया, यानी टोटल प्रोडक्ट बढ़ा क्या, नहीं उल्टा कम हो गया। यही है बेटा स्टेज 3। ये क्या है, ये है स्टेज 3। आओ तीनों स्टेज को अब समराइज करते हैं अपन, एक साथ में बताते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 क्या है। ये लिखा मैंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। यहां लिख रहा हूं मैं स्टेज 1, फिर लिख रहा हूं स्टेज 2, फिर लिख रहा हूं स्टेज 3। स्टेज 1 में क्या हुआ, वेरिएबल फैक्टर मैं बढ़ाते जा रहा था तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा था, वो भी कौन से रेट से, इंक्रीजिंग रेट से, डेट इज टोटल प्रोडक्ट हर बार पिछली बार से ज्यादा इंक्रीज हो रहा था। स्टेज 2 में क्या हुआ, वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जा रहा था, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, हाँ हुआ, लेकिन कौन से रेट से, डिमिनिशिंग रेट से, यानी हर बार पिछली बार से कम हो रहा था, इनफैक्ट 0 पहुंच गया। स्टेज 3 में क्या हुआ, वेरिएबल फैक्टर मैंने बढ़ाया था, हाँ सर 7वें लेबर से 8वें लेबर तक आप गए थे, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ क्या, नहीं, टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे गिरने लग गया है। टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो गया है, उल्टा गिरने लग गया है। मार्जिनल प्रोडक्ट निकाला था, क्या आया था वहां, पॉजिटिव आया था कि नेगेटिव, नेगेटिव आ गया सर, नेगेटिव आया था, -4 आया था वहां पे। यस, ये आपने पढ़ लिया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के तीनों स्टेजेस। आराम से इसको पढ़ लो, आराम से इसको याद कर लो। इसको याद नहीं करोगे तो आगे चैप्टर समझ में आपको नहीं आएगा। ये बेस है, ये तो आपको समझना ही पड़ेगा। आओ अब कुछ और बातें जानते हैं। तो देखो स्टेज 1 और स्टेज 2 तक एमपी क्या है, एमपी पॉजिटिव था, एमपी पॉजिटिव था, और स्टेज 2 के एंड होते तक एमपी 0 भी हो गया था, और स्टेज 3 में क्या हो गया, एमपी नेगेटिव हो गया। तो ये भी आप याद रखना, एमपी पॉजिटिव, फिर एमपी 0, फिर एमपी नेगेटिव। अच्छा ये बताओ टोटल प्रोडक्ट हाईएस्ट कब था, तो सर 60 जब था तब हाईएस्ट था। ऊपर वाला 60 भी ले सकते हैं, नीचे वाला 60 इसलिए ले रहे हैं अपन क्योंकि यहाँ पे हमारा एमपी क्या है, 0 है। तो ये ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन है कि हमने इवन लेबर भी बढ़ा के देख लिया, फिर भी हमारा टोटल प्रोडक्ट इतना ही है, यानी 60 है। तो ऐसा मैं लिख सकता हूं क्या कि जब एमपी 0 है तब हमारा टीपी क्या है, मैक्सिमम है। हाँ सर ऐसा तो अपन लिख सकते हैं, ये एमपी 0 है तो टीपी हमारा क्या है, मैक्सिमम है। और ये लास्ट तो अपन ऐसा लिख ही सकते हैं, जब एमपी नेगेटिव हुआ तो टीपी उल्टा गिरने लग गया। अच्छा एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, बड़ा सिंपल होता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर, है कि नहीं। तो ये लिखा हुआ है टोटल प्रोडक्ट, ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ लेबर, 10 डिवाइड बाय 1 10, 22 डिवाइड बाय 2 11, 36 डिवाइड बाय 3 12। बड़ा सिंपल है, विद फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। मेरे को बस इतना बताओ कि क्या एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट कहीं पे भी इक्वल हुए थे क्या, तो आप बोलोगे यस सर, ये देखो ये 12 है और ये भी 12 है, तो एक जगह इन लोग इक्वल हुए थे। एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है दोनों एक जगह इक्वल हुए थे जब दोनों 12-12 थे तब। चलो आपने ये तो बता दिया कि दोनों यहाँ पे थे 12 और 12। मैं अगर आपसे बोलता हूं कि इक्वल होने के पहले एपी बड़ा हुआ करता था या एमपी बड़ा हुआ करता था, तो देखो एपी यहाँ 10 यहाँ 10, क्योंकि शुरुआत की थे पहले लेबर में तो एपी एमपी टीपी सब सेम ही होता है। देन यहाँ पे एपी 11 और एमपी क्या था 12, यानी एमपी बड़ा है। फिर यहाँ पे एपी है 12 और एमपी कितने 14, यानी अगेन एमपी बड़ा है। तो इक्वल होने के पहले एपी छोटा रहता है, एमपी जो है वो बड़ा रहता है, फिर होते हैं इक्वल। ठीक है, अब इक्वल होने के बाद बताओ, इक्वल होने के बाद 11 और 7 एपी बड़ा है सर, फिर 10 और 5 एपी बड़ा है सर, 8.6 और 0 एपी बड़ा है सर, 7 और -4 एपी बड़ा है सर। तो ये भी हमने लिख दिया कि इक्वल होने के बाद एपी बड़ा हो जाता है एमपी के। चलिए ये बात भी ठीक है।
मेरे को एक बात बताओ, क्या एमपी नेगेटिव हुआ? हाँ सर, एमपी लास्ट में नेगेटिव हुआ है, पर क्या कभी एपी नेगेटिव हुआ? नहीं सर, एपी तो कभी नेगेटिव हुआ ही नहीं और ना हो सकता है, क्योंकि जैसे ही एमपी नेगेटिव मिलना स्टार्ट हो जाएगा मैं अब लेबर ऐड करना बंद कर दूंगा। मेरे को पता है कि अब फायदा नहीं, घाटा होना स्टार्ट हो गया है गुरु। पहले 60 प्रोडक्ट बन रहे थे, अब उल्टा कम बन रहे, 56 बने हैं, यानी कि लेबर आने से उल्टा काम में डिस्टरबेंस आ गया है। जो लेबर आया है वो उल्टा बाकियों को भी उंगली कर रहा है, वो काम नहीं करने दे रहे हैं, ना काम ठीक से हो रहा है। तो मैं अब और लेबर नहीं रखने वाला हूं, इनफैक्ट जो है उसको निकालने की सोच रहा हूं, जो एक्स्ट्रा मैंने रख दिया है। तो एपी तो किसी भी हाल में नेगेटिव नहीं होता है। तो मैं एक बात और लिख सकता हूं क्या, कि एमपी तो पॉजिटिव भी था, जीरो भी था, नेगेटिव भी था, लेकिन एपी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। यस, ये बात भी मैं लिख सकता हूं। देख रहे हो, एक लॉ है और उसके अंदर मैंने कितनी अलग अलग आपको बातें बता चुकी है। जितनी बातें मैंने बताई है उतनी आपको लिखनी भी है, प्लस उतनी आपको रिवाइज भी करनी है, तभी कोई मतलब है, अदरवाइज इसको पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। तो यहां पे मैंने ये रिलेशन भी बता दिया है, ये रिलेशन भी आप लोग जो है लिख लोगे। तो इसी के साथ जो है हमने ये रिलेशनशिप खत्म की है। अब आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क है, वैसे होमवर्क नहीं बुक में बना ही हुआ है, बट फिर भी एक छोटा सा होमवर्क है। क्या है सर होमवर्क? होमवर्क ये है बेटा कि आपको एक्स एक्सिस में लेना है नंबर्स ऑफ लेबर, ये जो लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और वाई एक्सिस में लेना है टीपी, एपी और एमपी तीनों। यस, तीनों लेना है। तीनों के अलग अलग कर्व बनेंगे, जैसे ये एमपी का ऐसा बना है, फिर टीपी का ऐसा बना है, एपी का भी बनेगा। तो वैसे ही आपको टीपी, एपी और एमपी तीनों कर्व बनाने हैं, वो भी एक ही ग्राफ में। आपका कुछ ऐसा ही बनेगा ग्राफ, लेकिन एक बार आप बनाएंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी अच्छे से आएगी, तो वो आपको बनाना ही है। थोड़ा बहुत गलत बना, उल्टा थोड़ा बहुत आपने गैप आगे पीछे ले लिया हल्का फुल्का तो भी चल जाएगा, लेकिन आपका ओवरऑल ऐसा ग्राफ बनना चाहिए। तो इसी के साथ जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन खत्म होता है। सारी जो पॉइंट लिखी हुई है, जो मैंने आपको बता दी, सारी स्टेजेस वो यहां पे लिखा हुआ है। बस एक बात ही लास्ट वाली जो है इसको अपन को समझना है। आओ, मैंने बोला एपी और एमपी इक्वल हुए थे, हाँ हुए थे ना सर, वही इस पोजीशन में हुए थे, ये 12 और ये भी 12, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, एपी मैक्सिमम कब था? तो देखो 10, 11, 12, 12, 11, 10, 8.6 और 7, यानी मैक्सिमम तो 12 ही था, और तभी एमपी भी उसके इक्वल हो गया। तो ऐसा लिख सकता हूं कि एपी इक्वल टू एमपी जब होता है तब एपी जो है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट में रीच किया रहता है, यानी वो अपना मैक्सिमम रहता है। बस ये एक रिलेशन और बताना था जो मैंने अब आपको बता दिया है। तो अभी लॉ को रिवाइज करेंगे, जब तक इसको 3-4 बार रिवाइज नहीं करेंगे तब तक ये माइंड में नहीं बैठेगा। जैसे जैसे मैंने पढ़ाया वैसे वैसे आपने नोट्स बनाने हैं और दूसरा रिवाइज भी करना है। कोई भी पॉइंट ऐसा लग रहा है जो समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से जाके रिमाइंड करके इसको अच्छे से सुन लेना। सो आज की क्लास खत्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल और कुछ अदर पॉइंट्स भी। ओके, बाय बाय। सो आज अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखो, अपन ने कल मेजॉरिटी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ लिया था। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर को देख लो, उसके बाद ही आपको जो है आज का लेक्चर समझ में आएगा। तो कल अपन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ लिए थे। क्या पढ़े थे सर अपन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में अपन ये पढ़े थे कि शॉर्ट पीरियड में दो टाइप के फैक्टर होते हैं, एक होता है वेरिएबल फैक्टर, दूसरा होता है फिक्स फैक्टर। तो यदि शॉर्ट पीरियड में वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज किया जाए, फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट रखा जाए, तो आउटपुट में क्या इफेक्ट पड़ता है इसको अपन ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ा था। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की टोटल 3 स्टेज होती है। स्टेज नंबर 1 में यदि आप वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज करते हो तो टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज होता है, वो भी इंक्रीजिंग रेट से, यानी हर बार टोटल प्रोडक्ट पिछली बार से ज्यादा बढ़ेगा। 10 बढ़ा, 12 बढ़ा, 14 बढ़ा, तो हर बार पिछली बार से ज्यादा इंक्रीज हुआ। सेकेंड स्टेज आती है हमारी जब वेरिएबल फैक्टर के बढ़ाने से टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है, लेकिन इंक्रीजिंग नहीं बल्कि डिमिनिशिंग रेट से। जैसे एक बार 14 बढ़ा, फिर 12 बढ़ा, फिर 10 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, इस टाइप से हर बार पिछली बार से
कम इंक्रीज हो रहा है। एंड फाइनली थर्ड स्टेज आती है जब वेरिएबल फैक्टर के बढ़ने से टोटल प्रोडक्ट बढ़ता नहीं है, उल्टा टोटल प्रोडक्ट गिरने लग जाता है। ये तब होता है जब माइनर प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, यानी कि नए वेरिएबल फैक्टर के ऐड करने से हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ नहीं रहा है, उल्टा घट जा रहा है। तो ये 3 स्टेजेस जो है अपन ने कल डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी है। अब एक बात अगर आप देखोगे तो स्टेज 2 और स्टेज 3 को यदि आप गौर से देखोगे तो वेरिएबल फैक्टर के इंक्रीज होने से टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से, फिर टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि माइनर प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव हो गया है। क्या यही चीज हमने नहीं पढ़ी थी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में? तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के बारे में भी हमें बताता है। स्टेज 2 और स्टेज 3 को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अपन कह सकते हैं। ऑलरेडी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अपन इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में ये बोला गया था जो मर्जी चाहे कर लो, वेरिएबल फैक्टर के ऐड करने से आज नहीं तो कल टोटल प्रोडक्ट में गिरावट आएगी ही आएगी। तो ये चीज़ अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में 3 स्टेज होता है। स्टेज 1 तो ठीक है, स्टेज 2 और स्टेज 3 और कुछ नहीं बल्कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ही है। तो इस प्रकार से भी इसको अपन प्रेजेंट कर सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे लाइन लिखी हुई है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। ये लाइन इसलिए लिखी हुई है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टेज 2 और स्टेज 3 जो है डिमिनिशिंग रिटर्न ही दिखा रही है। नाउ कुछ और अदर पॉइंट पढ़ते हैं इस लॉ के। ये लॉ एग्रीकल्चर सेक्टर में सिर्फ एप्लीकेबल नहीं होता है बल्कि ये इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में भी एप्लीकेबल होता है। यानी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एप्लीकेबल फॉर ऑल दी सेक्टर्स इन दी इकोनॉमी, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या फिर सर्विस सेक्टर हो। कुछ और बातें जानते हैं इस लॉ के बारे में, फिर फाइनली लॉ अपन रैप अप कर देंगे। कल अपन काफी हद तक समझ चुके हैं, बस इसी को और थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा और इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ और अदर टॉपिक इसके पढ़ रहे हैं। रीजन फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न, भाई डिमिनिशिंग रिटर्न होता है, इसका रीजन क्या है? पहला, ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर नॉट होमोजीनियस, यानी हर वेरिएबल फैक्टर जो है वो होमोजीनियस नहीं है, यानी एक जैसे नहीं है, यानी एक जैसा काम नहीं कर सकते हैं। तो लेबर के इंक्रीज करने से हर बार आपका प्रोडक्ट बढ़ेगा ही, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि 2 लेबर की एफिशिएंसी भी अलग होती है। तो इसलिए लिखा गया है कि हर वेरिएबल फैक्टर एक जैसा नहीं होता है, इसलिए इसका रिजल्ट भी एक जैसा हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हमने देखा कि शुरू में लेबर के ऐड होने से आपका जो है टोटल प्रोडक्ट तेजी से बढ़ रहा था, फिर उसके बाद कम स्पीड से बढ़ रहा था और उसके बाद फिर नेगेटिव होने लग गया था। सेकेंड रीजन क्या है डिमिनिशिंग रिटर्न के? और क्या रीजन है, यानी कि आखिर क्यों वेरिएबल फैक्टर के ऐड करते जाने से हमें जो है टोटल प्रोडक्ट कम मिल रहा है? तो सेकेंड रीजन है इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूशन, यानी कि आप एक हद तक ही वेरिएबल फैक्टर से फिक्स फैक्टर को सब्सटीट्यूट कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते हो। तो आप एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर लेके आओगे तो उसका कोई नया फायदा नहीं होने वाला है। फिर एक पॉइंट के बाद आपको एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर की नहीं बल्कि एक्स्ट्रा फिक्स फैक्टर की जरूरत है आउटपुट को बढ़ाने के लिए। इसी को बोलते हैं इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट, यानी कि वेरिएबल फैक्टर जो है वो ठीक तरीके से फिक्स फैक्टर को सब्सटीट्यूट नहीं कर पाएगा एक हद के बाद। इसलिए जब ज्यादा लेबर हो गए थे उसके बाद हमारा प्रोडक्शन उल्टा गिरने लग रहा था। देन अदर रीजन और क्या है? द कॉम्बिनेशन बिकम्स रॉन्ग। देखो, कोई भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होता है, एक बेस्ट कॉम्बिनेशन, कि इतने लेबर और इतना कैपिटल होगा, इतने लेबर और इतनी मशीन होगी, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल 12 लेबर प्लस 1 मशीन, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। कुछ ना कुछ तो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता ही है ना। तो इस बेस्ट कॉम्बिनेशन से आप बेस्ट आउटपुट जो है अचीव कर सकते हो। इसके बाद यदि आपने लेबर इंक्रीज किए तो आपको बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, उल्टा आपको उसके कारण आउटपुट कम मिलेगा। तो यही हुआ था हमारे साथ भी। हमारे साथ क्या हुआ था, जब देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे 7वें के बाद 8वां लेबर जैसे ही लाया था तो टोटल प्रोडक्ट 60 से 56 हो गया था, डेट इज -4 हो गया था। यानी आप बेस्ट कॉम्बिनेशन को छेड़ चुके हो। अब अगर आप लेबर को इंक्रीज करते हो तो वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर का कॉम्बिनेशन छिड़ चुका है, अब वो उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे जितना अच्छे से पहले परफॉर्म कर रहे थे। यही मतलब है कॉम्बिनेशन बिकम्स रॉन्ग। कॉम्बिनेशन बिकम्स रॉन्ग का ये मतलब है कि वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर का एक बेस्ट ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होगा जिससे आउटपुट बेस्ट तरीके से प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। उसके बाद अगर आपने वो कॉम्बिनेशन को छेड़ दिया है तो फिर आपके टोटल आउटपुट उल्टा कम होने लग जाएंगे। तो ये सारी बातें अपन को पढ़नी थी। देखो, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए उसके सामने लिख दो कि भाई वेरिएबल फैक्टर जो है
वो एक पॉइंट के बाद फिक्स फैक्टर को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। कॉम्बिनेशन बिकम्स रॉन्ग में लिख दो कि भाई हर आउटपुट का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। उस कॉम्बिनेशन को रीच करने के बाद यदि उसको कॉम्बिनेशन को छेड़ा जाए, चेंज किया जाए, तो वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, आउटपुट उल्टा उतना गिर जाएगा। तो ये दोनों बातों को आप लिख लेना, क्योंकि आज अगर समझ गए फ्यूचर में वापस से भूल जाओगे, क्योंकि ये डिफरेंट पॉइंट है और इसको खास एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो आपको वहां पे सामने में लिख लेना चाहिए। नाउ पढ़ते हैं अपन इस लॉ के इंपॉर्टेंस क्या है, आखिर लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा क्यों जाता है। तो सबसे पहला, ये प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा मदद करता है कि वो डिसीजन ले पाए कि कितना आउटपुट उसको बनाना चाहिए और कितना नहीं बनाना चाहिए। जहाँ लग रहा है कि आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करने से, तो उसको और वेरिएबल फैक्टर ऐड करना बंद कर देना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द आउटपुट के लिए प्रोड्यूसर या किसी फर्म को ये लॉ बहुत ज़्यादा काम आता है। आओ इसी को रीड कर लेते हैं। दिस लॉ इज यूजफुल टू फर्म या फिर प्रोड्यूसर फॉर द डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द आउटपुट। नाउ इस लॉ के तहत हर प्रोड्यूसर जो है वो सेकंड स्टेज में ऑपरेट करना चाहता है। आप बोलोगे सर सेकंड स्टेज क्यों, फर्स्ट स्टेज में क्यों नहीं? फर्स्ट स्टेज में तो टोटल प्रोडक्ट बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा था, हर बार पिछली बार से भी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। तो देखो बेटा, फर्स्ट स्टेज में रहना फीसेबल नहीं रहता है। कोई भी फर्म या कोई भी प्रोड्यूसर बहुत लंबे समय तक फर्स्ट स्टेज में स्टे नहीं कर सकता है, यानी कि वो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो जैसे ही वेरिएबल फैक्टर बढ़ाए तो टोटल प्रोडक्ट बहुत तेजी से इंक्रीज हो। तो ऐसा हर बार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हर प्रोड्यूसर चाहता है कि वो सेकंड स्टेज में रहे, यानी कि वेरिएबल फैक्टर के ऐड करने से टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होए। हाँ, भले डिमिनिशिंग रेट से हो लेकिन इंक्रीज तो होए। कभी भी वो ये नहीं चाहेगा कि वो थर्ड स्टेज में आ जाए। थर्ड स्टेज में क्यों नहीं आना चाहेगा? क्योंकि याद करो थर्ड स्टेज में क्या था, जैसे ही वेरिएबल फैक्टर में ऐड कर रहा था टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो रहा था। अभी कौन एक समझदार प्रोड्यूसर होगा जो अपना टोटल प्रोडक्ट गिराना चाहेगा? तो थर्ड स्टेज में तो वो आना चाहता ही नहीं, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट कम हो जाएगा। फर्स्ट स्टेज में वो रहना चाहता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि फर्स्ट स्टेज में आप बने रहो। तो लंबे समय के लिए प्रोड्यूसर ऑपरेट करता है सेकेंड स्टेज पे। तो ये अपन ने पढ़ ली इसकी इंपॉर्टेंस। नाउ एजम्पशंस, क्या क्या एजम्पशन है इस लॉ को पढ़ने के लिए। सबसे पहली चीज, ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस, यानी वेरिएबल फैक्टर्स की सारी यूनिट्स होमोजीनियस है, यानी कि हर फैक्टर जो आप एक एक करके ऐड करते जा रहे हो, हर यूनिट जो आप एक एक करके ऐड कर रहे हो, वो एक दूसरे से मैच खाती है, वो एक सिंगल कैरेक्टर की है। जैसे कि हम लेबर बढ़ा रहे हैं तो लेबर ही बढ़ाते जा रहे हैं, एक लेबर, दो लेबर, तीन लेबर, चार लेबर। तो वेरिएबल फैक्टर जो होगा वो होमोजीनियस इन नेचर का होगा। सेकेंड, पॉसिबिलिटी टू चेंज द सम फैक्टर, यानी कि सेकेंड बात ये लिखी हुई है कि आपके पास पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि वेरिएबल फैक्टर को आप चेंज कर पाओ। यदि आप वेरिएबल फैक्टर ही चेंज नहीं कर सकते तो वेरिएबल फैक्टर आप इंक्रीज नहीं कर पाओगे आउटपुट को बढ़ाने के लिए, और जब आप वेरिएबल फैक्टर बढ़ा नहीं पाओगे आउटपुट को चेंज करने के लिए, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल ही नहीं हो पाएगा। तो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि आप वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सको, और साथ ही ये भी होना चाहिए कि अदर फैक्टर्स डेट इज फिक्स फैक्टर जो है हमारे, वो कॉन्स्टेंट रहे। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये होनी चाहिए कि आप कॉम्बिनेशन चेंज कर सको फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर का। यदि कॉम्बिनेशन फिक्स है, यानी कि एक मशीन पे 10 लेबर लगेंगे ही लगेंगे, आप इसका कॉम्बिनेशन चेंज ही नहीं कर सकते हो। तो यदि आप चेंज ही नहीं कर सकते हो तो आप वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज नहीं कर पाओगे, और वेरिएबल फैक्टर यदि आप इंक्रीज नहीं कर पाओगे देन लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। आप खुद ही सोचो ना, जब आप वेरिएबल फैक्टर चेंज ही नहीं कर सकते हो, वो फिक्स ही रहेंगे, तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल होगा कहाँ से। देन नेक्स्ट ये है कि टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, यानी लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। क्योंकि देखो टैक्नोलॉजी यदि इंक्रीज हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, इंप्रूव्ड हो जाएगी, तो आप सेम लेबर के साथ आप ज़्यादा आउटपुट बना सकते हो, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर सेम रखोगे लेकिन उसके बाद भी आउटपुट ज़्यादा मिल जाएगा। तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा यदि आप टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हो। तो टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसके बाद ही अपन लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का स्टडी कर पाएंगे। देन फाइनली बहुत सिंपल पॉइंट कि ये एप्लीकेबल होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में ही वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर रहते हैं। फिक्स फैक्टर कांस्टेंट रहता है, वेरिएबल फैक्टर को आप चेंज कर सकते हो, जबकि इन द लॉन्ग पीरियड वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर दोनों ही वेरिएबल होते हैं, क्योंकि आप दोनों को ही चेंज कर सकते हो। तो वहां पे ऐसा कोई डिफरेंशिएशन मौजूद नहीं रहता है। तो अब जाके हमारा लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन समाप्त हुआ है। आप लोग एक बार अच्छे से रीड करेंगे, कोई भी डाउट लगेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हमारा लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पूरी तरह खत्म होता है, यानी शॉर्ट पीरियड में
लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो एप्लीकेबल होता है वो होता है खत्म। अब जो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, यानी कि लॉन्ग पीरियड में इनपुट और आउटपुट के बीच में कैसा रिलेशनशिप रहता है वो ये लॉ हमें एक्सप्लेन करेगा। सो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या कहता है? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बना है लॉन्ग पीरियड के लिए, यानी एक ऐसा पीरियड जहां पे फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में कोई भी अंतर नहीं होता है, क्योंकि आप फिक्स फैक्टर को भी चेंज कर सकते हो। तो एक ऐसा पीरियड जहां पे आप फिक्स फैक्टर को भी चेंज कर सकते हो, यानी कि वो फिक्स फैक्टर भी आपके लिए वेरिएबल हो गया है, उसे अपन लॉन्ग पीरियड कहते हैं। और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हमें ये रिलेशनशिप एक्सप्लेन करेगा कि इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन रहेगा लॉन्ग पीरियड में, यानी कि कैसे अपन इनपुट चेंज करेंगे उसका इफेक्ट आउटपुट में क्या पड़ने वाला है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जा रहे थे, तो जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जा रहे थे तो वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर का जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज होते जा रहा था। जैसे कि पहले में एक वेरिएबल फैक्टर एक मशीन, फिर दो वेरिएबल फैक्टर एक मशीन, तो 2:1 का हो गया। देन 3 वेरिएबल फैक्टर और एक मशीन, फिर 4 लेबर एक मशीन। आप देख रहे हो यहाँ रेशियो था 1:1, फिर 2:1, फिर 3:1, फिर 4:1। यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन था लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में वो चेंज होता रहता था जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज कर देते हैं, इसीलिए वहां उसका नाम भी था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बट लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में आपको ये देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर जो भी रहेंगे उनका जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो फिक्स रहेगा। क्या मतलब सर? आओ मैं बताता हूं। मान लेते ये एक लैंड, मान लेते ये लैंड है और ये लेबर है जैसे दिया हुआ है, तो 1+2 का मतलब क्या है? 1+2 का मतलब है एक लैंड में 2 लेबर। नाउ नेक्स्ट देखो क्या आया है 2+4। सर आपने तो लैंड भी बढ़ाया लेबर भी बढ़ाया, मैंने बोला था ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। तो देखो रेशियो क्या था यहाँ पे 1:2, यहाँ क्या है 2:4, डेट इज 1:2। आओ फिर नेक्स्ट 3:6, 3:6 को आप क्या लिख सकते हो? डेट इज 1:2। फिर इसको वाले को देखते हैं 6+12, 6:12, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? डेट इज 1:2। यानी आप यहाँ पे देखेंगे कि वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर का कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होता है, यहाँ पे वो फिक्स ही रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। यहाँ पे स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है, यानी कि आपका फिक्स फैक्टर प्लस वेरिएबल फैक्टर दोनों सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज होता है। इसी को बोलते हैं स्केल का चेंज होना। स्केल का चेंज होना यानी कि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज होगा। तो ये तो सिर्फ बेसिक वर्ड्स के मैंने आपको बताए मीनिंग। आओ आ जाते हैं फिर से लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर वो दोनों वेरिएबल ही कहलाते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए एप्लीकेबल होता है। हम यहाँ पे करेंगे क्या? हम यहाँ पे इनपुट धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे और उसका इफेक्ट क्या आएगा आउटपुट में उसको पढ़ने वाले हैं। हम धीरे धीरे इनपुट इंक्रीज करके देखेंगे और उसका इफेक्ट क्या पड़ता है आउटपुट में वो अपन देखने वाले हैं। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन में चलते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ में चलते हैं। रीड पूरा कर लेंगे, चिंता मत करना उसकी, पहले एक बार आप लोग सब चीज समझ जाओ। जो मैं लिखता हूं वो पॉज करके आप लोग भी लिख लिया करो। सो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले मैं बता दूं कि इनपुट जो है वो सेम प्रपोर्शन में बढ़ाए जाएंगे, यानी जो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का कॉम्बिनेशन है वो सेम प्रपोर्शन में ही रहेगा, सेम प्रपोर्शन में ही बढ़ाया जाएगा। जैसे यहाँ पे 1+2 है यानी एक लैंड और 2 लेबर, तो फिर अपन इंक्रीज करेंगे अगली बार तो 2 लैंड और 4 लेबर कर देंगे, फिर 3 लैंड और 6 लेबर, फिर 4 लैंड और 8 लेबर। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे इसको बढ़ाते रहेंगे। कारण वही है कि हमें सेम प्रपोर्शन में क्या करना है, इंक्रीज करना है इनपुट को। क्या आउटपुट भी सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज होगा? तो आंसर इज नो। आउटपुट जो है वो सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज नहीं होगा। आउटपुट एक्चुअल में 3 लेवल से गुजरेगा, जिसको अपन बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। यानी आउटपुट सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज नहीं होता है, आउटपुट के बढ़ने के अलग अलग प्रपोर्शन है। देखते हैं क्या मतलब है। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब ये है कि जितने परसेंट से मैं इनपुट बढ़ाऊंगा, जितने परसेंट से मैं इनपुट बढ़ाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं 100% से इनपुट बढ़ा रहा हूं, तो
आउटपुट जो है उसके ज़्यादा परसेंट से इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल अगर इनपुट 100% बढ़ाए हैं तो आउटपुट जो है उससे ज़्यादा यानी 100% से ज़्यादा इंक्रीज होगा। आउटपुट इंक्रीज होगा वो भी 100% से तो एटलीस्ट ज़्यादा, 110% हो सकता है, 120% हो सकता है, 200% हो सकता है, 150% हो सकता है, कितना भी हो सकता है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब आप ये समझना कि जितने परसेंट से आप इनपुट बढ़ाओगे उससे ज़्यादा परसेंट से आउटपुट इंक्रीज होगा। सर इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं, तो आओ इसको एक बार समझते हैं। यहाँ पे देखो 1+2 इनपुट था यानी एक लैंड और 2 लेबर, मैंने 100% से बढ़ाया। यहाँ क्या हो गया 2+4 हो गया। कितने से इंक्रीज किया मैंने इनपुट को? 100% से किया। 1+2 से 2+4 हो गया। और टोटल प्रोडक्ट का क्या हुआ है? टोटल प्रोडक्ट पहले 4 थी और अब हो गई है 10। पहले थी 4 और अब हो गई है 10। तो कितने परसेंट से आउटपुट इंक्रीज हुआ है? अगर मेरे को इंक्रीज निकालना है परसेंटेज वाइज तो मैं क्या करूंगा, कितना इंक्रीज हुआ है 10 - 4 = 6। पहले कितना था 4 इंटू करूंगा 100 डेट इज 150% से आउटपुट इंक्रीज हुआ है। तो आपको मतलब समझ में आया इसका कि इनपुट मैंने 100% से इंक्रीज किया लेकिन आउटपुट मेरा कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है? आउटपुट मेरा 150% से इंक्रीज हुआ है यानी 100 से तो ज़्यादा ही इंक्रीज हुआ है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल नाम ही बता रहा है क्या, जितने परसेंट से इनपुट बढ़ेगा उतने ही परसेंट से आउटपुट भी बढ़ेगा। तो अगर मान लेते हैं इनपुट में 100% से बढ़ाता हूं तो आउटपुट भी 100% से ही इंक्रीज होगा। इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल हमें ये कहता है कि जब हम इनपुट को लॉन्ग रन में सेम प्रपोर्शन से इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट पहले इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर कांस्टेंट रेट से और फिर डिमिनिशिंग रेट से। यानी कि पहले इनपुट जितना आपने डाला है उससे कई ज़्यादा आउटपुट जो है वो आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। फिर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में जितना इनपुट आपने बढ़ाया उतना ही आउटपुट भी बढ़ेगा। एंड देन आता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, यानी जितने परसेंट से इनपुट बढ़ाया है उससे कम में आउटपुट इंक्रीज होगा। मान लेते हैं इनपुट मैंने 100% इंक्रीज किया है तो आउटपुट जो है वो 80% इंक्रीज हुआ है, यानी इनपुट के मुकाबले आउटपुट जो है वो कम परसेंट से इंक्रीज हुआ है। इसे कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ये ही 3 अलग अलग स्टेजेस रहती है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के लिए। ये दिया हुआ है इसका डायग्राम, यहाँ लिख रहा हूँ मैं एक्स एक्सिस में स्केल ऑफ प्रोडक्शन, वाई एक्सिस में लिख रहा हूँ प्रोपोर्शनेट रिटर्न। तो पहले कैसा रिटर्न मिलता है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, फिर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड देन डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल मिलता है। आओ एक बार देख लेते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मीनिंग क्या होता है। प्रपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट इज मोर देन द प्रपोर्शनेट चेंज इन इनपुट, यानी आउटपुट में ज़्यादा परसेंट का चेंज आएगा इन कंपैरिजन विद इनपुट। अब दूसरा एग्जांपल भी लेके देख लेते हैं। मान लेते हैं कि इनपुट में आया है 10% का चेंज, 10% से आपने इनपुट बढ़ाया है तो आउटपुट 10% से तो ज़्यादा ही इंक्रीज होगा अगर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल चल रहा है तो, डेट इज़ फर्स्ट स्टेज में है तो अपन मान लेते हैं कि आउटपुट जो है वो 12% से इंक्रीज हुआ होगा। अगर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की बात करें यहाँ पे मतलब होता है प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट एंड प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट आर सेम, यानी इनपुट मान लेते हैं 10% से इंक्रीज हुआ है तो आउटपुट भी 10% से ही इंक्रीज हुआ होगा। एंड देन आता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, दैट इज इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इंक्रीज इन आउटपुट इज लेस देन द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इनपुट। मान लेते हैं इनपुट में 10% का चेंज आया है, इनपुट 10% से बढ़ा है और आउटपुट क्या है 8% से इंक्रीज हुआ है। ये तीनों के मतलब है। तो ये अपन ने समझ लिया है कंप्लीट लॉ। सो हम ये तो समझ गए कि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में 3 स्टेजेस अलग अलग आती है। पहले जो है वो इनपुट से ज़्यादा आउटपुट इंक्रीज होता है अगर लॉन्ग पीरियड में वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर को दोनों को सेम प्रपोर्शन में बढ़ाता हूं तो। फिर उसके बाद एक ऐसी स्टेज आएगी जब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिलेगा, यानी जितना इनपुट बढ़ाओगे उतना ही आउटपुट बढ़ेगा। फिर ऐसी स्टेज आएगी जहां पे डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल मिलेगा, यानी कि जितना इनपुट बढ़ाओगे उससे कम आउटपुट इंक्रीज होगा। लेकिन इसके कुछ कारण भी होंगे, तो आओ देख लेते हैं अपन अलग अलग कारण कि क्यों ऐसा होता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है स्टार्टिंग में और फिर उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके कुछ कारण ऑलरेडी हमारी बुक में दिए हुए हैं, अपन एक बार उसको रीड कर लेते हैं। सबसे पहला है स्पेशलाइजेशन या डिवीजन ऑफ लेबर। देखो शुरू में जब आप क्या करते हो अपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो आप ना अपने काम को बांट देते हो, हर लेबर को ना उसका स्पेशलाइज्ड वर्क दे देते हो। तो एक लेबर जब एक ही टाइप का काम बार बार करेगा तो वो उस मामले में स्पेशलाइज्ड हो जाता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा और जितना ज़्यादा वो
एफिशिएंट होगा, यानी कि कम से कम इनपुट में वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएगा। तो स्पेशलाइजेशन एक बहुत बड़ा कारण होता है जो इंक्रीजिंग रिटर्न हमको देता है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, क्योंकि हमारा बजट बढ़ गया है तो हम एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, बाहर से एक्सपर्ट को बुलाते हैं, प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। उन लोग जो अपने काम पे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा माहिर रहते हैं, जिसके कारण भी अगेन क्या होता है, एफिशिएंट प्रोडक्शन होता है, अगेन जो है कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इनडिविजिबल फैक्टर, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है, ये समझने लायक पॉइंट है। देखो जब आप स्मॉल स्केल बिजनेस करते हो या छोटा बिजनेस करते रहते हो तो हो सकता है आप कोई मशीन खरीदना चाहते हो और वो मशीन जो है वो 50 लाख की है, और लेकिन आपका बजट उसको अलाउ करता नहीं है और आपका प्रोडक्शन भी अलाउ नहीं करता है, क्योंकि वो 50 लाख की मशीन है तो मिनिमम वो कम से कम डेली 1000 प्रोडक्ट तो बनाएगी ही बनाएगी, इस टाइप का रहता है। और वो 50 लाख की मशीन आप लेके आ गए और उसका डेली यूज भी नहीं कर पा रहे हो तो कोई मतलब नहीं रहता है। यानी स्मॉल स्केल प्रोडक्शन अगर आप कर रहे हो तो बड़ी मशीनों का आप इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे जो ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकती है। पर जहां पे आपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन अपना बढ़ा दिया, यानी आप बोल रहे हो कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, हो सकता है कि आपका मार्केट सेट हो गया होगा तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन करना आपकी कंपनी जो है वो अफोर्ड कर सकती है, तो अब क्या करोगे आप ऐसी महंगी मशीनें खरीद पाओगे। इंडिविजुअल फैक्टर का ये मतलब होता है कि ये मशीन को छोटे टुकड़ों में नहीं परचेस कर सकते हो। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मेरा प्रोडक्शन कम है तो एक काम करते हैं कि मुझे इसकी आधी मशीन दे दो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट अगर आपका जो है स्केल ऑफ प्रोडक्शन हाई हो गया तब आप जो है ऐसी मशीनें भी परचेस कर सकते हो जो आप ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर सकते हो। अब दैट्स वाई ऐसी मशीनों को बोलते हैं इनडिविजिबल फैक्टर, यानी ये डिवाइड नहीं हो सकती, या ये एक मिनिमम सर्टेन अमाउंट में आएगी, उतना तो आपको एक साथ कम से कम खर्चना ही पड़ेगा, उतना वो कम से कम मिनिमम डेली प्रोड्यूस करेगी ही करेगी। तो फॉर एग्जांपल आपने ये मशीन ली है तो ये डेली कम से कम 1000 गुड्स को प्रोड्यूस करोगे तो ही ये फिर एफोर्डेबल रहेगी, तो ही ये फिर इकोनॉमिकल लगेगी। तो ये तो आप तभी कर पाओगे जब आप डेली इतना प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हो, डेली इतना सेल करने की भी क्षमता रखते हो। इसके अलावा यदि आप जो है काफ़ी बड़े पैमाने में कोई भी चीज़ को परचेस करते हैं, आप अपना जो है स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। अब रॉ मटेरियल जितना ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में आप परचेस करोगे उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलने के चांसेस है। मान लेते कोई एक पर्सन है मिस्टर ए, वो छोटा बिजनेस चलाता है, वो बिस्किट बनाता है और वो डेली लेता है 100 किलो शक्कर, ठीक है, 100 किलो शुगर। वहीं पे हो आप, मान लेते हैं मिस्टर बी, ये जो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना भी स्टार्ट कर दिया और ये डेली परचेस करता है 1000 किलो शक्कर, 1000 किलो शक्कर। तो ये जब परचेस करने जाएगा तो हो सकता है इसको मिले 30 रुपये पर केजी में, और आप जो परचेस करने जा रहे हो 1000 केजी तो आपको हो सकता है मिले 20 रुपये पर केजी में। क्यों? क्योंकि आप बल्क प्रोडक्शन कर रहे हो, आप बल्क जो है एक साथ परचेस कर रहे हो, तो इसका फायदा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। दैट्स वाई मिस्टर ए से आपको बहुत गुना सस्ता मिल रहा है। जब आप अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं तो आपको वॉल्यूम डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो ये वॉल्यूम डिस्काउंट ही है। इसके अलावा जो है डायमेंशनल इकोनॉमिक्स, ये जो है आपको अलग अलग टाइप के मिलने वाले फायदे हैं जो आप अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करते हो उसके कारण मिलते हैं। हो सकता है इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट में डिस्काउंट मिल जाए, आपको जो लेबर जो है वो कम रेट में ज़्यादा अच्छे मिल जाए, ज़्यादा स्किलफुल लेबर मिल जाए। इसके अलावा मैनेजमेंट में जो है वो ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गई है, तो वो ज़्यादा लोगों को हैंडल कर पा रहे हैं। यानी सेम मैनेजर पहले 10 लोगों को हैंडल करता था, वो सेम मैनेजर जो है वो 30 लोगों को हैंडल कर रहा है, वहाँ पे भी कॉस्ट कटिंग मिलती है। तो अलग अलग डायमेंशन में भी आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट में फ़ायदा मिलता ही है, कॉस्ट कटिंग आपको मिलती ही है। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण हमें इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मिलते हैं। डेट इज इनपुट से कई ज़्यादा हमें आउटपुट जो है वो मिलता है। तो इनपुट अगर मैं 10% से इंक्रीज करता हूँ तो आउटपुट 10 से ज़्यादा डेट इज 12% का इंक्रीमेंट हो पाता है। तो ये सारे कारण थे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के। जो मैं पॉइंट लिखाया हूं वो पॉइंट आप लोग लिख लेना। नाउ फाइनल आखिरी टॉपिक है हमारा, वो ये है कि बाद में डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों मिलने लग जाता है, यानी कि इनपुट जितने परसेंट से बढ़ा रहे उतने परसेंट से आउटपुट क्यों नहीं बढ़ता है। तो देखो, किसी भी चीज़ को एक हद तक बढ़ाओगे तो उसका फायदा होता है, अति करने से उसका नुकसान मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम मैनेजमेंट प्रॉब्लम। पहले जो एक मैनेजर था, मान लेते ये एम है, ये मैनेजर है, ये 10 लोगों को हैंडल करता था। आपने स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो फिर ये 20 लोगों को हैंडल कर पा रहा था ले दे के। फिर आपने और स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दिया, अब इसको जो है 40 लोगों को हैंडल करना पड़ता है। ये ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं इन 40 लेबर, 40 एम्प्लॉय को, जिसके कारण मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा आ रहा है प्रॉब्लम। इसी को अपन सेकंड पॉइंट से भी जोड़ सकते हैं, लिमिट टू ह्यूमन फैक्टर, यानी एक ह्यूमन बीइंग की एक लिमिटेशन होती है, वो एक हद के बाद काम नहीं कर सकता है, एक हद से ज़्यादा चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता है।
तो आपको क्या मिलने लग जाता है, डिमिनिशिंग रिटर्न मिलने लग जाता है। इसके अलावा क्या होता है, कई बार आप एक से ज़्यादा मैनेजर रख देते हो तो उसमें भी आपस में कन्फ्लिक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये सब भी मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। तो एक मैनेजमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, दूसरा मैनेजमेंट ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा है इतने सारे लोगों को, ये वाली प्रॉब्लम भी होती है। और कई बार आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बहुत हाई हो जाता है, ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेशन और कोऑर्डिनेशन जो है उसमें कमी आ जाती है। मतलब 10 लोगों की टीम एक साथ काम कर रही तो वेल कोऑर्डिनेटेड है, और 100 लोगों की टीम एक साथ काम कर रही तो कोऑर्डिनेशन उनके बीच देखने नहीं मिल रहा है। फिर 500 लोगों की टीम एक साथ काम कर रही है तो उसमें तो कोऑर्डिनेशन आपका पूरा खत्म ही हो गया है। तो कोऑर्डिनेशन जो है धीरे धीरे कम होने लग जाता है। 10 लोग में अच्छा दिखेगा, 50 में कम दिखेगा, 100 में तो आपको कोऑर्डिनेशन दिखना ही बंद हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइज ऑफ द प्राइसेस ऑफ द इनपुट्स। मतलब आपने जो है एक दिन में कम से कम 1000 लेबर या 2000 लेबर जो है हायर करना है। लेबर लोगों को भी पता चल चुका है कि आपको जो है, आपकी कंपनी जो है लेबर की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वो जान चुके हैं कि डेली की डेली आपको इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती ही है। दैट्स वाई अब उनको समझ में आ गया कि उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। वो हो सकता है बोल दे यूनियन बना के कि हमारा जो है पगार बढ़ा दो, हमारी जो है सैलरी बढ़ा दो, और आपकी मजबूरी है, आपने इतना लार्ज स्केल प्रोडक्शन ओन करके रखा है, इतना ज़्यादा आपने हो सकता है लोन लेके रखा हो, आप अपना प्रोडक्शन रोक नहीं सकते, तो आपको झक मार के जो है उनकी बातें माननी पड़ेगी। इस अपार्ट फ्रॉम डैट और भी कुछ नुकसान है जो आपकी बुक में नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है किसी बैंक से लोन लेते हो, तो आपने लोन लेके रखा है 500 करोड़ का, या फिर मान लेते हैं 600 करोड़ का जो है आपने लोन लेके रखा हुआ है। अब बैंक को पता चल चुका है कि आप उसके ऊपर पूरी तरह निर्भर हो, आप अगर ये बिजनेस बंद कर दिए तो आपका लोन जो है वो पूरा खराब हो जाएगा, आप जो है लोन चुकाने के लायक नहीं बचोगे। बैंक वाले ये बात समझ चुके, तो बैंक वालों ने क्या किया, धीरे से बोला कि पहले जो है 8% इंटरेस्ट लेते थे ना आपसे लोन पे, अब हम लोग क्या है ना थोड़ा सा महंगा कर दिया अपना लोन, अब 9% इंटरेस्ट लेंगे। क्यों? क्योंकि बैंक भी जान चुका है कि बिना लोन के तो आपका काम चलना है नहीं, तो क्यों ना आपके मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए और अब 8% की जगह 9% इंटरेस्ट चार्ज किया जाए। तो ऐसा चीज़ें लोग करते हैं जब जान जाते हैं कि उनका वैल्यू ज़्यादा है, उन लोग ज़्यादा डिमांड में है। तो प्राइजेस ऑफ इनपुट जो है वो इंक्रीज हो जाती है जब आप लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हो, अपना जो है स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते हो। सो इसी के साथ लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल होता है समाप्त। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। लॉन्ग पीरियड में इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को शो करता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ये कहता है कि इनपुट जो है सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन आउटपुट कौन से प्रपोर्शन में इंक्रीज होगा ये आपको लॉ ही समझा पाएगा। 3 स्टेजेस से गुजरता है आउटपुट। एक होता है इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरा होता है कॉन्स्टेंट रिटर्न, तीसरा है डिमिनिशिंग रिटर्न। यानी कि शुरू में जो है इनपुट के बढ़ने से टोटल आउटपुट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, इंक्रीजिंग स्पीड से बढ़ता है। यानी कि इनपुट अगर 100% से बढ़ रहा है तो आउटपुट उससे ज्यादा परसेंट से इंक्रीज होगा। फिर आता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जहां पे आपका जो है इनपुट जितने परसेंट से इंक्रीज होगा उतने ही परसेंट से आउटपुट भी इंक्रीज होगा। यानी मान लेते हैं कि अगर इनपुट 100% से इंक्रीज हो रहा है तो आउटपुट भी 100% से इंक्रीज होगा। फिर एक ऐसी स्टेज आएगी जब आपको मिलने लग जाएगा डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। इट मीन जितने परसेंट से इनपुट इंक्रीज होगा उतने से आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा, उससे कम से इंक्रीज होगा। मान लेते हैं इनपुट अगर 100% से इंक्रीज हो रहा है तो आउटपुट से वो सिर्फ 80% से इंक्रीज होगा। तो ये अपन ने पढ़ा लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में। तो और इसके कारण भी हमने पढ़े, ये डायग्राम भी देखा, पहले मिलता है इंक्रीजिंग रिटर्न, फिर कांस्टेंट और फिर डिमिनिशिंग रिटर्न मिलता है। ये डायग्राम अपन ने पढ़ लिया है। और फिर हमने देखे कुछ कारण कि इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों मिलता है और डिमिनिशिंग रिटर्न क्यों मिलता है। शुरू में आपको फायदे बहुत ज्यादा मिलते हैं, लेकिन फायदा एक लिमिट तक ही मिलता है, उसके बाद आपको मिलने लग जाते हैं घाटे, आपको होने लग जाता है नुकसान। किसी भी चीज की अति करोगे तो उसमें नुकसान मिलना स्टार्ट हो जाता है बाद में। तो यही चीज होती है यहाँ पे भी। शुरू में आपको स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाने के बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं, और उसके बाद एक लिमिट तक ही आपको फायदे मिलते हैं। उसके बाद यदि आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान मिलने लग जाएगा। तो आपके हिसाब से जो है एक एम्प्लॉय जो है, एक कंपनी जो है, वो कौन सी स्टेज में रहना पसंद करेगी? तो हो सकता है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में रहना पसंद करे, या फिर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में रहना पसंद करे। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो वो अपने प्रोडक्शन को एक हद में रख लेगी, वो अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हाई नहीं करेगी जिसके कारण उसको क्या मिलने लग जाए, डिमिनिशिंग रिटर्न मिलने लग जाए। वैसे ये आपके कोर्स में नहीं, मैंने आपको जस्ट बता दिया मैनेजमेंट और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी के साथ ये चैप्टर करते हैं समाप्त। किसी को कोई भी डाउट होगा तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये वाला लेक्चर जो है थोड़ा लंबा बनाया है ताकि एक साथ पूरे कॉन्सेप्ट जो है आपके माइंड में क्लियर हो जाए और ये चैप्टर एक साथ समझ में आ जाए। इस लेक्चर को आप मेरे ख्याल से 2 से 3 दफा जो है देखेंगे तो आपके माइंड में बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर पिक्चर बैठ जाएगी। काफी अच्छे कॉन्सेप्ट और काफी टफ कॉन्सेप्ट भी था, थोड़ा ट्रिकी यूनिक कॉन्सेप्ट था जिसको समझाने में अपने को थोड़ा टाइम लगा है, बट आई एम श्योर आप 2-3 बार पढ़ोगे तो ये बहुत ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।